शुरुआत से पहले एक जरूरी जानकारी। आज यानी 25 नवंबर दोपहर ठीक 2 बजे लल्लन टॉप ऐप पर रिलीज हो रहा है लल्लन टॉप अड्डा स्पेशल एपिसोड, जिसमें आपको दिखाई देंगे जाकिर खान। अड्डे पर उनसे क्या बातचीत हुई और हुई कितनी मस्ती, ये सब आप देख सकते हैं लल्लन टॉप ऐप पर। ध्यान दें, 25 नवंबर ठीक 2 बजे। इसके अलावा आने वाले दिनों में आपको अवध ओझा, शिवांकित से जुड़े एपिसोड्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए लल्लन टॉप ऐप। लल्लन टॉप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर मौजूद है। सूचना समाप्त, तब शो को आगे बढ़ाते हैं। 1955 का साल, कराची से होता हुआ एंटोनोव 26 नाम का एक रूसी प्लेन भारतीय सीमा में एंटर होता है और भारतीय एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भनक तक नहीं लगती। प्लेन कराची से होता हुआ बनारस में लैंड करता है और फिर पश्चिम बंगाल के ऊपर से उड़ान भरता हुआ थाईलैंड की ओर निकल जाता है। ये प्लेन भारतीय सीमा में क्यों आया था, इसका खुलासा अगली सुबह हुआ। कैलेंडर में तारीख थी 18 दिसंबर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया कस्बे में लोग सुबह सुबह अपने खेतों में काम के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें खेतों में कुछ बक्से दिखाई दिए। जब इन बक्सों को खोला गया तो सामने नजारा हैरत अंगेज करने वाला था। बक्सों में 300 AK-47 और AK-56 राइफलें रखी हुई थी, साथ में 15,000 राउंड गोलियां, आधा दर्जन रॉकेट लॉन्चर, हथगोले, पिस्तौलें और लाइट विजन गॉगल समेत लगभग इतने हथियार थे कि एक छोटी मोटी जंग को शुरू किया जा सके। अफरा तफरी के माहौल में लोगों के हाथ जो कुछ लगा वो उसे अपने घर ले गए। मामला जल्द ही राज्य सरकार और फिर केंद्र सरकार के पास पहुंचा। तुरंत ही स्पेशल टीम पुरुलिया के लिए रवाना हुई और लोगों के घरों से हथियार बरामद किए गए। अब तक अधिकारियों को यह समझ आ चुका था कि हथियार प्लेन से गिराए गए थे, लेकिन किसने गिराए और क्यों और किसके लिए, इन सवालों का जवाब अभी बाकी था। इसके 3 रोज बाद यानी 21 दिसंबर को ये प्लेन दोबारा भारतीय सीमा से गुजरा, लेकिन इस बार इसे मुंबई में रोक लिया गया। ये वही प्लेन था जिसने पुरुलिया में हथियार गिराए थे। प्लेन में से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 5 लातविया देश के नागरिक थे, वहीं एक शख्स ब्रिटिश था जिसका नाम था पीटर ब्लीच। ब्लीच हथियारों का सौदा किया करता था, उसी ने प्लेन खरीदा था और हथियार भी उसी ने मुहैया कराए थे। पीटर ब्लीच सहित उसके 5 साथियों को इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई। बाद में पता चला कि ब्लीच दरअसल ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 का एजेंट था। इसी के चलते साल 2004 में उसे राष्ट्रपति के द्वारा माफी भी मिल गई। लातवियाई नागरिकों को भी रूस की पहल पर छोड़ दिया गया, लेकिन केस अभी क्लोज नहीं हुआ था। इस खेल का मुख्य खिलाड़ी अभी भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर था। दरअसल मुंबई में जब प्लेन लैंड हुआ उसमें 6 नहीं 7 लोग थे और 7वां आदमी डेनमार्क का नागरिक था जिसका नाम था किम डेवी। डेवी ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। डेवी मुंबई हवाई अड्डे से फरार होकर वापस डेनमार्क चला गया था। डेवी के प्रत्यर्पण की कई कोशिशें हुई, लेकिन वो हाथ नहीं आ पाया। आगे चलकर उसने कुछ खुलासे किए जिसने इस घटना को बिल्कुल नया रंग दे दिया। डेवी का कहना था कि ये पूरी घटना भारत सरकार के इशारे पर हुई थी और इसका मकसद बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराना था। हालांकि डेवी की बात पर सबको भरोसा नहीं हुआ। संभव था वो खुद को बचाने के लिए ये सब किस्से बना रहा हो, लेकिन इस घटना से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। पहला सवाल, किम डेवी और पीटर ब्लीच भारत में किसे हथियार पहुंचा रहे थे? जिस दिन प्लेन भारत में एंटर हुआ उस रोज सारे रडार क्यों बंद थे? किम डेवी मुंबई हवाई अड्डे से कैसे फरार हो गया? इस केस का भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 से क्या लेना देना था? इन सारे सवालों के जवाब और इस केस की पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। साल 1995 के शुरुआती महीनों में ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI5 के पास एक फोन कॉल आया। उन्हें पता चला कि हथियारों का एक जखीरा भारत जाने वाला है। फोन करने वाले व्यक्ति का नाम था पीटर ब्लीच। ब्लीच ने कई सालों तक ब्रिटिश इंटेलिजेंस में काम किया था और बाद में वो हथियारों का व्यापार करने लगा था। उसने MI5 को बताया कि एक किम डेवी नाम का डैनिश नागरिक उसे हथियार खरीदना चाहता था। ब्लीच और डेवी की मुलाकात बुल्गारिया में हुई थी। तो ब्लीच ने कई देशों की सरकार को हथियार बेचे थे, लेकिन इस बार उसे पता चला कि एक आतंकी संगठन हथियार खरीदना चाहता है। उसने तुरंत MI5 को इसकी जानकारी दी। MI5 ने उससे कहा कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो।
डेवी को लगा शायद MI5 इस ऑपरेशन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहता है, इसलिए उसने डेवी से एक और मुलाकात की और उसे हथियारों का कंसाइनमेंट दिखाया। डेवी हथियार खरीदने को तैयार हो गया। साथ में उसने एक शर्त भी रखी। शर्त ये कि पीटर ब्लीच को उसके साथ डिलीवरी देने जाना होगा। ब्लीच को पता था कि MI5 उसे ट्रैक कर रही है, इसलिए उसने साथ जाने के लिए हामी भर दी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डिलीवरी हो पाएगी। उसे लगा था भारतीय सुरक्षा एजेंसियों तक ये खबर पहुंच चुकी होगी। जैसे ही प्लेन भारत की सीमा में एंटर होगा, प्लेन और हथियारों को कब्जे में ले लिया जाएगा और वो MI5 की मदद से आसानी से रिहा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस रोज प्लेन ने कराची से बनारस के लिए उड़ान भरी, ठीक उसी वक्त इत्तेफाक से रडार ने काम करना बंद कर दिया। वाराणसी में ब्लीच को एक और बार उम्मीद जगी कि यहाँ भारतीय एजेंसियां प्लेन को पकड़ लेंगी, लेकिन प्लेन वहां से भी आसानी से बिना किसी पूछताछ के टेक ऑफ कर गया। जब ब्लीच की हालत पतली हो चुकी थी, उसके चेहरे से हवाइयां उड़ रही थीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी आखिरी उड़ान है। जल्द ही एक रॉकेट आएगा और प्लेन के परखच्चे उड़ा देगा। ब्लीच के सामने बैठे डेवी को इसकी कोई भनक नहीं थी, इसलिए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। प्लेन ने पश्चिम बंगाल के ऊपर से उड़ान भरी और हथियार गिरा दिए। ना कोई रॉकेट आया, ना ही कोई पुलिस। गलती सिर्फ इतनी हुई कि रात के अंधेरे में पायलट से चूक हो गई और हथियार जहां गिराए जाने थे उसे कहीं दूर गिरा दिए गए। इसलिए गांव वालों के हाथ वो हथियार लग गए और यहीं से सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। अब सवाल ये कि हथियार थे किसके लिए? डेवी ने ब्लीच को बताया था कि पश्चिम बंगाल में आनंद मार्ग नाम का एक धार्मिक संगठन है जिसकी ब्रांचेस दुनिया भर में है। सालों से आनंद मार्गियों और बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा था। कई बार झड़पें भी हुई थी, जिसके चलते आनंद मार्ग के कई सदस्य मारे गए थे। इस संगठन का नाम भी कई बार हिंसा की घटनाओं में सामने आया था। किम डेवी इस संगठन से जुड़ा हुआ था और चाहता था कि वो लोग कम्युनिस्टों से अपनी रक्षा कर पाएं। उसने ब्लीच को बताया कि उसने चीन से स्मगल किया हुआ बहुत सा सोना भारत में बेचा था और इससे बहुत सारा पैसा कमाया था। इसी पैसे से वो आनंद मार्गियों की मदद करना चाहता था। डेवी के अनुसार हथियार आनंद मार्ग की बिल्डिंग के पास गिराए जाने थे, लेकिन गलती से कहीं और गिरा दिए गए। इस मामले में ब्लीच और क्रू के 4 सदस्यों पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्जाम लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि आगे चलकर उन्हें राष्ट्रपति से रिहाई मिल गई और वो अपने देश लौट गए। डेवी जो मुंबई से फरार हो गया था, उसके प्रत्यर्पण की कोशिशें हुई, लेकिन एक डेनिश कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। साल 2011 में एक और बार डेवी को भारत लाने की कोशिश की गई। तब उसने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अगर उसे भारत भेजा गया तो वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा। डेवी ने दावा किया कि इस पूरे प्लान में भारत सरकार मिली हुई थी और बंगाल की कम्युनिस्ट सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। डेवी के अनुसार सरकार चाहती थी कि हथियार आनंद मार्गियों के हाथ लगें और वो कम्युनिस्टों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दें। डेवी ने यहाँ तक दावा किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को इस प्लान की पहले से भनक थी। हालांकि सीबीआई ने डेवी के सभी दावों को खारिज कर दिया, लेकिन कराची से प्लेन का आराम से भारतीय सीमा में घुस आना, उस रात रडार का खराब होना, ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही थी कि मामला उतना सीधा था नहीं जितना दिखाई देता था। आनंद मार्ग की तरफ से भी इस दावे को खारिज किया गया था कि हथियार उनके लिए गिराए गए थे। पीटर ब्लीच ने पुलिस हिरासत में रहते हुए ये भी दावा किया कि जितने हथियार बरामद हुए उससे कहीं ज्यादा गिराए गए थे। इन हथियारों को लेकर कौन गया, इसका भी सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था। इस मामले में केंद्र सरकार पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था। MI5 ने दावा किया था कि उन्होंने हथियारों की जानकारी पहले ही भारत सरकार को दे दी थी, फिर सरकार ने वक्त रहते कोई कदम क्यों नहीं उठाया? इस सवाल का सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं था। ये पूरा मामला भारत और बंगाल के इर्द गिर्द समझा जा रहा था। साल 2011 में इस मामले में कुछ नए नाम जुड़े। सीबीआई ने अदालत में कुछ दस्तावेज पेश किए। क्या था इन दस्तावेजों में? ये दस्तावेज इंटरनेशनल आर्म्स डील से जुड़े हुए सर्टिफिकेट्स थे जो 25 नवंबर 1995 को रिलीज किए गए थे, जिनमें लिखा था ये हथियार बुल्गारिया से खरीदे जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल बांग्लादेश की सेना करेगी। इन पर बांग्लादेश के एक सांसद मेजर जनरल मोहम्मद अली भुइयां के दस्तखत थे। भुइयां तब खालिद जिया की सरकार में आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। पुरुलिया में मिले बक्सों में भी बांग्लादेश के कैंटोनमेंट का नाम लिखा था। बांग्लादेश सरकार ने इन सभी दावों से किनारा करते हुए कहा कि दस्तावेजों पर फर्जी दस्तखत किए हुए थे। इसके अलावा हथियारों को लेकर कुछ और दावे भी किए गए। कुछ पूर्व रक्षा विशेषज्ञों द्वारा आशंका जताई गई कि हथियार म्यांमार में काचिन विद्रोहियों तक पहुंचाए जाने थे। वहीं कुछ ने कहा कि शायद ये लिट्टे विद्रोहियों के लिए थे। असलियत क्या थी इसका कभी पता नहीं चल पाया। इस कहानी की असलियत कोई बता सकता है तो वो शायद किम डेवी है,
किम डेवी के प्रत्यर्पण के प्रयास साल 2022 में भी जारी हैं और संभव है कि जल्द ही उसे भारत लाया जाए। इसी के साथ आज का तारीख का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें और जुड़े रहें द लंदन टॉप से। शुक्रिया।